नमस्कार, अमर उजाला में आपका स्वागत है और इस वक्त हूं मैं पंजाब के उस सबसे बड़े घटनाक्रम को चर्चा करने के लिए जो बीते कुछ समय से पंजाब को एक आग की तरह जला रही है। दरअसल पंजाब में बीते एक महीने के भीतर सबसे ज़्यादा बड़ी आतंकी घटनाएं और आतंक से संबंधित वो वारदातें हुई हैं जिसने पंजाब को हिलाकर रख दिया है। बड़ी महत्वपूर्ण घटना आज की हुई है जिसमें बीते कुछ एक महीने के भीतर 29 दिन के भीतर 8 अलग अलग पुलिस स्टेशन के बाहर बम फेंके गए, कुछ पुलिस स्टेशन के अंदर बम फेंके गए। कहा यही गया कि आतंकी घटना है, इसमें आईएसआई से लेकर खालिस्तान के जो समर्थित आतंकी हैं उन लोगों ने इसकी जिम्मेदारियां ली। आज बड़ी घटना ये हुई कि उत्तर प्रदेश के तराई इलाके में पीलीभीत जिले के भीतर 3 आतंकियों को पंजाब पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मिलकर मुठभेड़ में मार गिराया। ये सभी के सभी आतंकी पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे और पंजाब के ही गुरदासपुर में हाल के दिनों में इन्होंने पुलिस स्टेशन के बाहर बम फेंका था। ये वो ग्रेनेड था जो पुलिस स्टेशन के भीतर गिरा। उसके बाद जानमाल का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो दहशत थी वो पंजाब में लगातार बढ़ती रही। पंजाब पुलिस के पास भी लगातार सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट आ रहे थे। उन इनपुट के आधार पर बड़ी तैयारियां की गई। वो क्या इनपुट थे, क्या तैयारियां हुई और पंजाब में बीते कुछ वक्त में किस तरीके से ये घटनाएं बढ़ती रही, बताने के लिए हमारे साथ पंजाब के ब्यूरो चीफ विशाल हैं और नितिन जी हैं। हम जानेंगे क्या क्या हुआ और अब आगे क्या होने वाला है। विशाल, जो ये बड़ी घटना हुई थोड़ा सा बताएं आप, क्या क्या चीजें हाल फिलहाल में हुई और क्या है अब आगे का पूरा। जैसे कि देखा जाए कि अगर देखा जाए पंजाब में जो थोड़ा हालात बिगड़ने तब शुरू हुए पिछले लगभग 1 साल से, जब कनाडा में जो है हरदीप सिंह निज्जर की जो मतलब कि वहाँ हत्या हुई, उसके बाद से ही लगातार जो है ये लगातार हालात जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन घटनाओं को भी जो हमारी एजेंसीज है, चाहे वो एनआईए है या अदर एजेंसीज है, वो इनके पीछे जो है वो कनाडा में हुए जो प्रकरण है वो कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं मतलब कि उसका एक इम्पैक्ट डालते हुए नजर आ रहे हैं पंजाब में। और जैसे अब देखा जाए 24 नवंबर को सबसे पहला मतलब कि ग्रेनेड हमला होता है पंजाब में, और अब तक लगभग 1 महीने के अंदर 8 ग्रेनेड हमले हो चुके हैं। इसमें कई जगह आईईडी भी बरामद हुआ है, आरडीएक्स भी बरामद हुआ है। तो ऐसे में आज उन सब घटनाओं का देखा जाए तो उसका ना कहीं इन घटनाओं के जरिए पंजाब पुलिस को मतलब कि जो खालिस्तानी आतंकी संगठन है या इसके पीछे जो मतलब बताया जा रहा है कि इस पीछे इन घटनाओं के पीछे जो माइंडसेट है वो आईएसआई का माइंडसेट है। तो कहीं ना कहीं इन घटनाओं के जरिए जो है पंजाब पुलिस को भी सीधे तौर पे चुनौती दी गई कहीं ना कहीं। और जिस प्रकार से आज पीलीभीत में मुठभेड़ में मतलब कि 3 आतंकियों को, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के 3 आतंकियों को मुठभेड़ में मतलब यूपी पुलिस और क्या कहते पंजाब पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में जिस प्रकार से उनके ऊपर कार्रवाई करके उनको ढेर किया, तो उसके बाद जो इनपुट मिले हैं, जिस प्रकार से मैं आपके साथ इनपुट शेयर करना चाहूँगा जो पंजाब डीजीपी ने हमारे साथ साझा किए हैं, उसमें सामने आया कि जैसे केजेडएफ का जो चीफ है रणजीत सिंह नीटा, वो इस मतलब कि इस पूरे ऑपरेशन को जो मतलब कि मॉनिटर कर रहा है, बेसिकली वो पाकिस्तान से बैठ के, ये केजेडएफ का चीफ है जो पाकिस्तान से बैठ के इस पूरे मतलब जो लगभग 1 महीने में 8 ग्रेनेड हमले हुए पंजाब के अलग अलग थानों में, चौकियों में, जो बंद पड़ी चौकियों में जो भी हमले हुए, तो उसके पीछे इसका जो है बेसिकली ये आईएसआई के साथ मिलकर के केजेडएफ इन ऑपरेशंस को मतलब कि अंजाम दे रहा था। इस ऑपरेशन में जो इसके 2 मेन हैंडलर जो डीजीपी ने बताया है, डीजीपी ने मतलब जो जानकारी दी है, ग्रीस में और क्या कहते हैं यूके में इसके 2 मेन हैंडलर हैं। एक जसविंदर सिंह मन्नू जो कि ग्रीस में बैठा हुआ है और दूसरा है जगजीत सिंह जो यूके में बैठा हुआ है। ये दोनों इसके हैंडलर थे केजेडएफ के, जो लगातार अपने नेटवर्क का यूज करके पंजाब में अलग अलग, जैसे गुरदासपुर हो गया, अमृतसर में अजनाला में हो गया, बख्शीवाला एसबीएस नगर में जो भी हमले हुए, उन सब के पीछे जो है इन दोनों हैंडलरों का मेन जो था आर्म्स पहुंचाना, अम्यूनिशन पहुंचाना, मतलब कि कहाँ से उनको ये आरडीएक्स आईईडी बरामद मिलेगा, सारा कुछ जो है ये 2 हैंडलरों ने उनको प्रोवाइड कराया और इन घटनाओं को अंजाम दिया। अब इसके पीछे जैसे कि डीजीपी ने बताया कि इनका बेसिकली इन ग्रेनेड हमलों का मोटिव क्या था। इसमें 2 मेन मोटिव अब तक सर निकल करके सामने आए हैं।
पहला, जिस तरह से लगातार जो है पंजाब पुलिस ने जो है पंजाब को, क्योंकि सीएम भगवंत मान का भी ये मतलब कि एक प्रकार से प्रदेश के लोगों से वादा है कि हम प्रदेश में एक शांतिपूर्ण माहौल उपलब्ध कराएंगे लोगों को। तो उसी दिशा में जो है अब देखने को भी मिला होगा कि पंजाब पुलिस ने सर गैंगस्टरों के खिलाफ मतलब कि खुल की कार्रवाई बड़ी कार्रवाइयां करी और हैं। यही कारण है कि अब आज की डेट में पंजाब के बड़े बड़े गैंगस्टर हैं या जो बड़े बड़े नामी जो गैंगस्टर थे वो पंजाब छोड़ करके विदेश में जाके बैठ चुके हैं और वहां से ही सारे एक्टिविटी अपनी ऑपरेट कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में बेसिकली एक तो जिस प्रकार से पंजाब पुलिस की गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई बढ़ गई थी, और दूसरा जो खालिस्तान मतलब कि बेसिकली जो कनाडा में जो जिस प्रकार से कनाडा और भारत के संबंध बिगड़ते नजर आए कई मामलों में देखा जाए तो, और चाहे गोल्डी बराड़ का भी बीच में नाम आया कि उनके इनपुट को लेकर के ऐसे बीच में तनाव पैदा हुआ या निज्जर की हत्या हुई, तो उन सब घटनाक्रम का कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम में भी लिंक है कि आईएसआई जो है इसके पीछे जो है एक बड़े मतलब मोटिव के साथ वो काम कर रही है। एक विशाल आपने बड़ी बात बताई, मैं जानना चाहता हूँ चूंकि ये पहली बार इस तरीके के जिक्र आया है या पहले, चूंकि इसमें ग्रीस का नाम आया है, तो ये क्या पहले भी जब पंजाब में इस तरीके की बड़ी घटनाएं होती थी इसका नाम आता था या नहीं आता था, और अगर आता था तो किस तरीके से? दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि जो खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का जो मुखिया है, जो चीफ है, वो पाकिस्तान में बैठ करके सारा कुछ ऑपरेट कर रहा है, प्लस उसके दो हैंडलर जो ग्रीस में और यूके में बैठे हुए हैं वो भी पंजाब को अस्थिर करने की पूरी तैयारियां कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है विशाल आपसे कि पाकिस्तान में बैठे हुए खालिस्तान के जो लोग कनाडा में बैठे हैं, यूके में हैं या दूसरे अन्य मुल्कों से भारत को खासतौर से पाकिस्तान के रूट के माध्यम से, जो पाकिस्तान का रूट है उसका हमेशा इस्तेमाल करते रहते हैं, कितना डिस्टर्ब करने वाला। और पाकिस्तान के जो बॉर्डर इलाके हैं पंजाब से लगते हुए, वहां से जिस तरीके से अस्थिरता, खासतौर से हमारे यहाँ पे ड्रोन के माध्यम से ही उनको ये जो गोला बारूद है या हमारे दूसरे विपन है वो पहुंचाए जाते हैं, किस तरीके से आप देखते हैं आने वाले दिनों में क्या इस बड़े जो आज मुठभेड़ हुई है उससे कुछ शांति होगी? खासतौर से जो ये घटनाक्रम हो रहा था, पुलिस स्टेशन में बम फेंके जा रहे थे, लोगों में दहशत थी, आपको लगता है कि हम कुछ उस मुकाम पे पहुंचेंगे जिसमें थोड़ी शांति दिखे? आपको लगता है पंजाब पुलिस और उस घटनाक्रम के बाद? सर, जैसे कि आपने जिक्र किया कि पंजाब में क्या इस प्रकार के मॉडल पहले भी देखे गए हैं, जैसे इस बार ग्रीस और जी यूके से इनके हैंडलर ऑपरेट कर रहे हैं। जी सर, बिल्कुल, मतलब कि जैसे फिलीपींस भी हो गया, अमेरिका भी हो गया, और मतलब कि अलग अलग देशों से मतलब कि हमेशा से देखने को मिला है कि जो पाकिस्तान या जो अन्य कोई गैंगस्टर ग्रुप है या टेरर मॉडल ग्रुप है, वो अपने हैंडलरों के अलग अलग जगह से जो है वो ऑपरेट करते नजर आते हैं पंजाब में, और अलग अलग मॉड्यूल को कई मतलब कि इनके जो हैंडलर्स हैं और उनको मतलब कि इवन तक कि पंजाब पुलिस विदेश से भी उनको जो है रिपोर्ट करा करके लेके आई है और उसे लगातार उनसे पूछताछ भी चलती है। तो इन सब मामलों में देखा जाए तो दूसरा आपने जैसे कहा कि क्या मतलब कि इन सब में मतलब कि स्थिति को कैसे, क्योंकि बॉर्डर एरिया आपने कहा, क्योंकि बॉर्डर एरिया पे लगातार ये सब स्थितियां बढ़ रही थी, खासतौर से 1 महीने के भीतर तो इस तरीके का माहौल हो गया था कि पंजाब पुलिस रोज ऑपरेशन कर रही थी और कहीं ना कहीं कुछ उसको मिला था। हालांकि ये वाला जो ऑपरेशन था बहुत शांतिपूर्वक तरीके से और बगैर किसी के जानकारी के हुआ, तभी शायद ये सुबह अर्ली मॉर्निंग ये पता चला कि पंजाब की टीम लखीमपुर और पीलीभीत के इलाके में है, बॉर्डर इलाके में, और वहां पर इन लोगों ने 3 लोगों को मार गिराया। तो जैसे सर आपने कहा कि बॉर्डर एरिया है, बिल्कुल सर, जैसे अब 530 किलोमीटर से अधिक का इनका बॉर्डर एरिया है पाकिस्तान से लगता हुआ। अब जैसे इसमें देखा जाए तो सर सेंटर को भी, केंद्र सरकार को भी जो है पंजाब की कहीं ना कहीं जो पुलिस की मॉडर्नाइजेशन और जो सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में जो उनकी मांग है उसकी और ध्यान भी देना पड़ेगा। जैसे अभी कल की ही बात करें तो पंजाब के जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने जीएसटी की मीटिंग में भी बेसिकली जो है पंजाब की पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए 1000 करोड़ रुपए मांगा, तो कि ताकि पंजाब की पुलिस ज्यादा मॉडर्न हो और बॉर्डर इलाके के चलते। नितिन जी, आप लगातार बहुत सारे मामलों को देखते आए हैं, खासतौर से बॉर्डर एरियाज में जो हम लोग लगातार रिपोर्ट करते हैं कि किस तरीके से ड्रोन के माध्यम से ये बड़ी घटनाएं हो रही हैं। आपको लगता है कि आज ये जो 3 आतंकियों को मार गिराया गया है, इसके बाद कुछ इन घटनाओं में कमी आ सकती है? क्योंकि ऐसा पहले देखा गया, जब बड़े एनकाउंटर होते हैं तो उसके बाद कुछ समय तक मामला थोड़ा शांत होता है। आपको क्या लगता है?
इस घटना के बाद डेफिनेटली कुछ फर्क जरूर आएगा, क्योंकि अभी तक पंजाब में जितनी कार्रवाई हुई है खालिस्तानी समर्थक आतंकियों पर, वो लगभग गिरफ्तारी या केस दर्ज करने तक ही सीमित रही है। लेकिन एनकाउंटर इस तरह से तीन प्रमुख एक संगठन से जुड़े हुए लोगों का हुआ है, और इसका एक संदेश तो डेफिनेटली जाएगा। दूसरा, इसकी थोड़ा सा मैं एक बैकग्राउंड में आना चाहूंगा कि ये जो सारी घटनाएं हो रही हैं पंजाब में, अगर आप देखें कि पंजाब में खालिस्तान की जो मूवमेंट थी वो काफी टाइम से लगभग खत्म हो गई थी, कुंड पड़ गई थी, बिल्कुल लोगों में इसकी कोई चर्चा नहीं थी। इसको वापस जिंदा करने की कोशिशें टाइम टाइम पे हुई हैं। जो सबसे पहले तो गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने अमेरिका में बैठ करके या कनाडा के थ्रू अलग अलग माध्यमों से, देश के माध्यमों से युवाओं को पैसे दे करके खालिस्तान के झंडे लगाए जाएं, रेलवे स्टेशनों पर ये किया जाए, मोदी जी की रैली है तो उसको उसमें कोई ना कोई खलल डाला जाए, ऐसे संदेश दिए। और कई कई छोटे छोटे प्रयास हुए। जब वो प्रयास कामयाब नहीं हुए ज्यादा, तो उन्होंने फिर एक दूसरा तरीका अपनाया, और उसमें फिर ये ड्रोन हमले जो है वो मतलब ड्रोन के माध्यम से एक बड़ा कैरियर इन्होंने बना लिया कि पाकिस्तान से भेजे जाने लगे। और उसके बाद 3-4 मेजर आरपीजी अटैक हुए, जो जिसमें विजिलेंस का मोहाली का मुख्यालय है उस पर आरपीजी अटैक हुआ। तरन में बॉर्डर बेल्ट में जो सरहाली थाना है वहां पर आरपीजी अटैक हुआ। लुधियाना में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर आरडीएक्स और आईडी से ब्लास्ट हुआ। तो ऐसी कई घटनाएं हुई। इस सारे इन सब घटनाक्रमों के बीच अमृतपाल नाम से एक चेहरा उभरा, और उसने मोगा में उसकी दस्तारबंदी हुई। एक संगठन को मतलब के लीडर के रूप में उसको वहां पर प्रेजेंट किया गया, और धीरे धीरे ये माहौल जो है तनावपूर्ण होता चला गया, और ये स्थिति पहुंच गई यहाँ तक कि पंजाब के 8 थानों को एक ही महीने के अंदर टारगेट किया गया। तो ये पूरा का पूरा एक, मुझे लगता है ये पूरी एक कड़ी है, और ये सब एक दूसरी कड़ी का हिस्सा है, वो जुड़ते हुए। ट्रायल है, फिर दूसरा ट्रायल है, फिर तीसरा ट्रायल, लगातार वो हो रहे हैं। तो और एक आप इसके पीछे का एक सबक जो है, जो पंजाब पुलिस को लेना चाहिए था और नहीं लिया। जुलाई 2015 में जब दीनानगर, गुरदासपुर के दीनानगर में आतंकी हमला हुआ था पाकिस्तान की तरफ से, तो उसमें 4 पुलिसकर्मी मारे गए थे, 3 सिविलियन उसमें मारे गए थे। और उसके बाद पंजाब के थानों को जो है वो मॉडर्नाइज करने की बात हुई थी, जैसे कि अभी विशाल जी ने भी कहा। लेकिन वो मॉडर्नाइजेशन की बात हुई, और लेकिन उस स्तर पर आज तक पुलिस पंजाब की मॉडर्नाइज हो नहीं पाई है। पंजाब क्योंकि 553 किलोमीटर की पंजाब की सीमा जो है वो पाकिस्तान से लगी है, तो यहाँ की पुलिस और जो इंटरनल जो राज्य है वहाँ की पुलिस की तैयारियों में जमीन आसमान का फर्क होना चाहिए और दिखना चाहिए, जो कि हो नहीं पाया। तो वो उस तरफ पुलिस को भी काम करने की जरूरत है, वरना ऐसी जो लाचारी 1 महीने में दिखी, उससे थोड़ा सा कहीं ना कहीं लोगों में चिंता जरूर बढ़ी। बिल्कुल, ये लाचारी की आप बात कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल हम सारे लोगों ने पंजाब में यहाँ पे तस्वीरें भी प्रकाशित करी, और उसके बाद उनको बताया भी कि जब हमले होते हैं तो कैसे पंजाब पुलिस में थानों की दीवारें ऊंची कर दी जाती हैं, कैसे दीवारों के बाहर और ऊपर फेंसिंग लगा दी जाती है, या पुलिस थाने की छत और जो पुलिस थाने का एरिया है उसके ऊपर नेट लगा दिया जाता है। चर्चाएं होती है इस बात को लेकर के कि आखिर इससे कैसे जो ग्रेनेड फेंके जाते हैं या बम्बार्डमेंट होता है या बम फेंका जाता है, कैसे उसको रोका जाएगा। विशाल, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके की डीजीपी ने आज तमाम तरीके की जानकारियां साझा की हैं, क्या आपकी डीजीपी, एडीजीपी या पुलिस के किसी बड़े अधिकारी से इस संबंध में बात हुई है कि अब आगे की उनकी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है? चूँकि ये पंजाब पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी सफलता कही जाएगी कि 3 आतंकी, वो आतंकी जो पूरे पंजाब को डिस्टर्ब कर रहे थे, और एक चेन पता चली, चेन कह सकते हैं एक तरीके से, वो पूरा मॉड्यूल पता चला कि इसको कहां से ऑपरेट किया जा रहा है, और मेन इसका ऑपरेशनल पार्ट कहां से जनरेट हो रहा है, वो पाकिस्तान से हो रहा है, दूसरा ग्रीस और यूके से। तो आपको लगता है कि ये पुलिस की जो भी आपसे बात हुई हो वो क्या है, और किस तरीके से ये अब आगे की स्ट्रेटजी अपनाने वाले हैं? जी बिल्कुल सर, जैसे कि पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि इसके पीछे जैसे आईएसआई का माइंडसेट है, आईएसआई इसको बेसिकली पीछे से
पूरा मॉनिटर कर रहा है और इसके पीछे खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के जेडीएफ का पूरा हाथ है, उसके चीफ का हाथ है, उनके दोनों हैंडलरों का हाथ है। और उनका कहना था कि ये मतलब कि बेसिकली उनके लिए भी एक प्रकार का चैलेंज है, क्योंकि आप देखें इन्होंने जो जिन आरोपियों जो एनकाउंटर में मारे गए तीनों इनके आरोपी, तो वो कम उम्र के थे बेसिकली। तो ये क्या करते हैं कि विदेश से जो इनके हैंडलर होते हैं वो सॉफ्ट टारगेट, इन्हीं के नेटवर्क के सॉफ्ट टारगेट को मतलब कि पैसों का लालच दे करके, और इनका देखा जाए जो इस प्रकार के काम करते हैं उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही वो गरीब परिवार से, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती है, तो ये इजीली उनके ट्रैप में आ जाते हैं और उनके बताए हुए चीजों को मतलब 20,000 25,000 40,000 तक में मतलब इस प्रकार के काम करने के लिए वो उनको ट्रैप में अपने ले लेते हैं। तो डीजीपी का मतलब इसमें कहना है कि ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि जो यूथ है, जो यंग है, उसको ये लोग बहुत जल्दी ट्रैप में ले लेते हैं, तो उनके लिए ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, ये कोई वो लोग नहीं है जो उनके एक तरीके से उस स्लीपर सेल के मेंबर के तौर पे हो जो लंबे समय से इनके लिए काम करते हैं। इनमें से कोई भी ऐसा शख्स, एक तो 18 साल का लड़का है, एक 25 साल 22 साल का लड़का है, तो 18 साल वाले की क्या क्रिमिनल हिस्ट्री होगी? मुझे नहीं लग रहा है कि पुलिस के पास भी शायद ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि इन लोगों का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है। डीजीपी ने ही बताया कि जिस प्रकार से छोटे और कम उम्र के युवाओं को मतलब कि टारगेट करते हैं, बेसिकली उनका माइंड क्लीन होता है और उनके माइंड में मतलब कि एक प्रकार से इनका माइंड वॉश करके इन सब चीजों में वो नशा खालिस्तान के प्रति, चाहे वो पैसे के प्रति, इनको मतलब ज्यादा मोटिव करना, इनको आकर्षित करना है ना, उनको इनकी जो मूवमेंट होती है उससे जोड़ने का प्रयास करना इनके लिए इजी होता है। और बॉर्डर के लोगों को ज्यादा, बिल्कुल बॉर्डर के एरिया में, क्योंकि सर आप देखने को मिलेगा बॉर्डर एरिया में मतलब कि रोजगारी की कमी रहती है, और उतना मतलब कि फैसिलिटीज की कमी। और मुझे लग रहा है पाकिस्तान के बॉर्डर नजदीक होने के चलते जो उनका कम्युनिकेशन है, अभी हम लोगों ने एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर हम लोगों ने पब्लिश करी थी कि किस तरीके से पाकिस्तान का जो मोबाइल नेटवर्क है वो बॉर्डर एरियाज में आता है, और बॉर्डर एरियाज में हमारे साइड में पंजाब के इधर रहने वाले लोगों के पास पाकिस्तान के सिम कार्ड हैं, और जब वो नेटवर्क आता है उनका सिम कार्ड एक्टिव हो जाता है और उसके बाद वो कम्युनिकेट करते हैं। तो ये हमें लग रहा है कि पाकिस्तान की जो ISI है या दूसरे हमारे देश के जो लोग वहां पर हमारे देश को अस्थिर करने के लिए बैठे हुए हैं, वो इन लोगों को सॉफ्ट टारगेट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और बॉर्डर एरियाज के लोगों को पकड़ते हैं। मुझे लग रहा है कि जिन बड़े थानों में अभी ये घटनाएं हुई वो सभी पाकिस्तान से लगते हुए जिलों के बॉर्डर थे। गुरदासपुर था, अमृतसर है, कलनौर का भी जो लड़के हैं 2 कलनौर के हैं आई थिंक जो आज पकड़े गए। तो निश्चित तौर पर उनके लिए पंजाब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती तो रहती है। विशाल, आखिरी सवाल शॉर्ट में सिर्फ आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि जो ये 8 जगहों पर अभी हाल में बम फेंके गए, इससे जस्ट पहले एक बड़ा मामला हुआ, चौड़ा ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री पर उनके ऊपर अटैक किया अमृतसर में, हरमिंदर साहब के बाहर। पंजाब पुलिस क्या अब इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ करके देख रही है क्या? बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं जो है पुलिस जो है कभी भी मतलब कि डायरेक्टली मतलब जैसे इस मामले में वैसे तो डायरेक्टली डीजीपी ने मतलब नहीं कोई स्टेटमेंट है कि इससे कोई लिंक है उसका चौड़ा का जो सुखबीर के ऊपर। लेकिन चौड़ा एक बड़ी कॉमन चीज है विशाल कि चौड़ा को जब अरेस्ट किया गया तो ये कहा गया कि चौड़ा के बहुत सारे हथियार उत्तर प्रदेश के तराई इलाके के लखीमपुर जिले में है, और लखीमपुर पीलीभीत बिल्कुल लगता हुआ जिला है। आतंकवाद के वक्त जब आतंकवाद पंजाब में चरम पर था तो तराई का ये इलाका लखीमपुर, शाहजहांपुर और पीलीभीत भी आतंक की उतनी ही चपेट में था जितना कि पंजाब है। चौड़ा के जो असलहे थे उसके बारे में कहा गया वहां पे हैं, और आज जो एनकाउंटर हुआ ये भी उत्तर प्रदेश के उसी तराई इलाके में होता है जहां पर पंजाब के बाद पंजाबियों की बड़ी आबादी है, बड़ी संख्या में लोग वहां पे रहते हैं। तो इसीलिए मैं इसी पॉइंट पे आ रहा हूँ आपके कि जिस तरह से आपने कहा कि ये सारा घटनाक्रम कहीं जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो बिल्कुल सर जुड़ता हुआ भी नजर आ रहा है, और इस पे कहीं ना कहीं पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो जांच भी कर रहे होंगे। जैसे देखा जाए कि इस घटनाक्रम गुरदासपुर में दूसरे ग्रेनेड हमले से पहले जीवन फौजी का एक ऑडियो सामने आता है जिसमें जीवन फौजी खुद इस चीज का जिक्र करता है कि चौड़ा का मतलब जब ये घटनाक्रम हुआ तो चौड़ा की उस दौरान जो है पगड़ी जो है किसी के हाथ लगने से या धरपकड़ में उसका कहना गिर गई। तो उसमें ऑडियो में कहना था जीवन फौजी का कि एक प्रकार से उनके जो इसकी जो बेअदबी हुई है बेसिकली, और उसका एक आरोप था पंजाब
पुलिस पर कि मतलब कि हमारे जो मतलब कि जो उनके रिश्तेदार हैं या उनके परिवार के लोगों के ऊपर झूठे केस मुकदमे दर्ज करके पुलिस जो उनको परेशान कर रही है। तो कहीं ना कहीं चौड़ा के प्रति सिंपैथी दिखाना जीवन फौजी जैसे लोगों का, और इस मतलब जैसे चौड़ा के जो हथियार आप बता मतलब जैसे आपने जिक्र किया कि उसी तराई इलाके में और उस जगह पे हथियार उनके जी पुलिस ने उसको रिमांड पर भी लिया था, लेके गई थी। तो सर कहीं ना कहीं ये आपस में एक कड़ी भी बनती नजर आती है, मगर ये सारी जो मतलब विषय है वो जांच की है, जांच का है। इसमें पुलिस जो है ऑब्वियस ही बात है अगर कुछ लिंक निकलेगा तो उसका खुलासा सामने होगा। चलिए, तो पंजाब पुलिस को उत्तर प्रदेश पुलिस के सहयोग से एक बड़ा एनकाउंटर करके एक बड़ी सफलता मिली, और यह सफलता निश्चित तौर पर पंजाब पुलिस के लिए महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि बीते 28-29 दिनों के भीतर 8 जगहों पर अलग अलग पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकियों के बाहर और भीतर बम फेंके गए, ग्रेनेड फेंके गए। लगातार थ्रेड बना हुआ था, लगातार इनपुट्स मिल रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान खालिस्तान के जो समर्थक हैं, पाकिस्तानी आतंकी हैं, ISI है, किस तरीके से पंजाब को अपना सॉफ्ट टारगेट बना रही है। उम्मीद करते हैं कि इस घटना के बाद पंजाब पुलिस को और बड़ी सफलताएं मिलेंगी, कि निश्चित पंजाब पुलिस ने जिन 3 लोगों को मारा है उसके आधार पर बहुत सारे क्लू, बहुत सारी चेन आगे बढ़ती जाएगी और बहुत सारे मामले खुलते जाएंगे। आप बने रहे अमर उजाला के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।